Right, sir. See, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विच वन इज द इम्पोर्टेंट और कैसे इसको प्रोसीड करें, वेयर वी हैव टू फोकस एंड व्हाई। ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो समराइज है यहाँ पर 7 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 which is the important for paper 1, paper 2 and paper 4। सो इसके बहुत सारे पार्ट्स है, कोर्स हैं, डिराइव्ड हैं, अप्लाइड हैं, नेचर हैं, स्कोप हैं, लिमिट हैं। इन सारे चीजों को डिस्कस करने के लिए सो द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ आर्टिकल 32 के लिए हमने एक टेबल डेवलप किया है। इट इज द 5 tables। दिस वन इज द टेबल एनालिसिस इन टेबुलेशन फॉर्म आर्टिकल 32। इससे पहले हमने कई बार डिस्कस किया है कि व्हाट इज द आर्टिकल 32, विवेक जी, which kindly is mute. विवेक जी. for the right to constitutional remedies and remedies enforcement. This is connection to the remedies enforcement right conferred by this part। और ऑब्वियसली यहाँ पर मैं फोकस करूंगा 2-3 पॉइंट पे। जरा ध्यान से सुनिए, इस चीज को हमने कई बार डिस्कस किया है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो कवर कैसे हों उसका डिस्कशन आज है। सो ऑन द पार्ट ऑफ थ्योरेटिकल पोर्शन हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट रूल्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के लिए एक अलग सेशन हमने शेड्यूल कर रखा है। सो विल डिस्कस कलेक्टिवली अबाउट आर्टिकल 32, not only 32 for the all the purpose for supreme court rules। आप जरा देखिए आर्टिकल 32 says, article 32 especially in 4 different clauses। there are 4 clauses for article 32 और इसको वन बाय वन थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस करना है अभी। फर्स्ट इज द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट by appropriate proceedings। The word is here is appropriate proceedings plus right to move the Supreme Court plus for the enforcement of rights conferred by this part and next is guaranteed। So इस वन को ब्रेक करें तो देर आर 4 ingredients of article 32। The first is the right to move the Supreme Court, second is by appropriate proceedings, third is for the enforcement of rights conferred by this part and is guaranteed। कुल मिलाकर के ये 3 ही हैं। फर्स्ट को आप इस तरह से रीड कर सकते हैं, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इज गारंटीड by appropriate proceedings for the enforcement of fundamental rights conferred by this part। इमेजिन कीजिए कि यदि हम इस आर्टिकल को रीड करते हैं और लिखते हैं, क्योंकि इन सारे 3 इंग्रेडिएंट का जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो डिफरेंट पार्ट में होगा। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज गारंटीड, या हिडनली आप एक्सप्रेस करेंगे व्हाट इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 32। द गारंटीज इज द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इज गारंटीड। बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं तो ऑर्डर 38 ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स। सो सुप्रीम कोर्ट रूल्स यहाँ रेफर होता है एंड दिस right to move the Supreme Court is guaranteed for what? This is guaranteed for
the enforcement of the rights conferred by this part and this part only. For this purpose, Constitution is empowered the Supreme Court. For Supreme Court shall have power to issue what? Directions or orders or writs, whichever may be appropriate for the enforcement of the any rights conferred by this part. And something is also written, direction or order or writs, including, this is the inclusion, not completion, including a writ in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari, whichever may be appropriate. यहाँ पर क्वेश्चन ये है, Narasimha Murthy ji, kindly mute. यहाँ पर क्वेश्चन ये है, there are 5 writs, one habeas corpus, another is mandamus, third is prohibition, fourth is quo warranto, and fifth is certiorari. क्या ये क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिर्फ 5 ही रिट हैं या कोर्ट सिर्फ कन्फाइन रहेगा इस 5 पे या कुछ और भी हो सकता है? इस सवाल का जवाब आपको इस वर्ड में मिलेगा जहां पर ये लिखा हुआ है इंक्लूडिंग, मीनिंग देयर बाई 5 के अलावा भी कुछ हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शंस, orders or writs, whichever may be appropriate for the enforcement of fundamental right conferred by this part as case to case basis. There may be a directions also, orders also, and writs also, and this writs including these 5 types of writs. So the question is, what is the limitation of this power? ये कहीं लिमिट हो रहा है या ये अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड पावर्स। आंसर इज अनलिमिटेड एंड लिमिट एक ही है एंड वो है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट. दिस इज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट. ये चीज मुझे पॉइंट आउट करना था, व्हिच आई डिड. क्लास 3 पे मैं मूव करूं. दिस सेज without prejudice to the powers conferred on Supreme Court by clause 1 and 2, Parliament may, by appropriate, by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause 2. मतलब पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट में and by law empowered to any other court which is there, the high courts or some up to some extent cat also, उसको empower किया गया है for this purpose. Now come to the last part. The right guaranteed by this article shall not be
suspended, shall not be suspended, except as otherwise provided for by this constitution. So, is there any exception provided here? कब ये राइट सस्पेंड होता है? Do you have any answer for that? Yes, sir. Article 359 emergency, sir. Yes, exactly. In the case of emergency, this right may be suspended, shall be suspended. This is the very exceptional condition and limitations. तो जब भी आप इस आर्टिकल की लिमिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, without discussing on limitation, this is not complete. So this is the only जो आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, ओनली इतना ही अवेलेबल है आर्टिकल 32 के बारे में इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट मोर देन दैट। और इसके ही इंटरप्रिटेशन मल्टीपल केसेस पे, मल्टीपल टाइम्स में, मल्टीपल फेसेट्स पे डिस्कस किया हुआ है। सो दिस इज द कोर existing source of the remedies. This is the constitutional remedies. थोड़ा सा मैं टर्न करूं, आगे आ जाऊं तो यहाँ पे आऊंगा। इस डॉक्यूमेंट में हमने समराइज किया था आर्टिकल 32 के बारे में, आर्टिकल 129 डील विथ 142, आर्टिकल 131 एंड 139A, और इवन एपलेट जुरिडिक्शन पे आए तो 132 टू 134A, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर, रिव्यू, क्यूरेटिव, लॉ डिक्लेयर्ड, इस पे मैं अभी नहीं जाऊंगा। एंड सुप्रीम कोर्ट रूल्स की बात करें, दिस इज द सुप्रीम कोर्ट रूल्स, important high frequency part, and you can see here there is the original jurisdiction which is running from order 25 to order 46. इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब इसको डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखलाना चाह रहा हूं। अंडर दिस पर्टिकुलर पार्ट, this is one order is dedicated for article 32, which is called order 38 in the Supreme Court rules. आप इसको देखेंगे, और अभी टाइम मिला तो we will revisit, otherwise I hope we will revisit into the next meeting, next discussion. Now, this is the important part what I tried to or attempted to consolidate this particular part, which is confined to original jurisdiction, especially for article 32. तो आर्टिकल 32 का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज इट्स लिमिटेशन एंड कोर्ट फीस, ये सारी बातें आपको सुप्रीम कोर्ट रूल से मिलेगी, वहां पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। Two kinds of writs Supreme Courts are there. This is the Supreme Court writ petition civil under Article 32 of the Constitution, writ petition criminal under Article 32 of the Constitution, and brief discussion is the petitions under Article 32 of the Constitution read with Order 38 of the Supreme Court Rules 13 for issuance of directions or orders or writs, including the writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari for the enforcement of the fundamental rights, यहां से यहां तक जितना भी है, ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 का ही हिस्सा है। और ये जो पार्ट है रीड विथ ऑर्डर 38 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स, ये वाला हिस्सा बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स का रियल एग्जिस्टेंस है। थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, देन पिटिशन आर्टिकल 32 रीड विथ पार्ट 3B ऑर्डर 38 ऑफ रूल्स इन द नेचर ऑफ PIL. The word what I am going to use here, which is the PIL,
public interest litigation, seeking redressal for the public injury. This is the nature of public, for the enforcement of the public duty or vindicating interest of the public nature. ये जो वर्ड हमने अभी डिस्कस किया है, फ्रेज, whose name is the PIL, it is not the part of constitution. याद रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिस्कस नहीं हुआ, फिर ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया? आप जरा थोड़ा ऊपर जाएं, आपको इसी चीज में आपको मैं यहाँ दिखाऊं. दिस इज फॉर द फोर्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ होम, ऑफ अ सिटीजन और एनी पर्सन. However, this is for redressal for public injury or enforcement of public duty or vindicating interest of public nature. यहाँ जो टेक्निकली चेंज होता है ना, वो है लोकस. लिबरलाइजेशन ऑफ लोकस यहीं पे है, क्योंकि जिसकी राइट इन्फ्रिंज हो रही है दे विल अप्रोच. यहाँ वो है ही नहीं. यहाँ ये है कि जिसकी राइट इन्फ्रिंज हो रही है वो कोर्ट अप्रोच नहीं कर रहा है, उसके बिहाफ पे कोई और कोर्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, कोर्ट अप्रोच कर रहा है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ देयर ओन राइट. सो ये जो स्ट्रिक्टनेस ऑफ लोकस था, यहाँ लिबरलाइज्ड. ये एक दूसरा पॉइंट मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था, एंड विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जो कंप्लीटली शिफ्ट कर देता है PIL को एंड यहाँ कनेक्ट करता है द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, बट नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द अदर्स. दिस इज कॉल्ड द लिबरलाइजेशन ऑफ लोकस स्टैंडी. थोड़ा और मैं आगे प्रोसीड करूं, तो PIL के बारे में कुछ पार्ट्स यहाँ पे डिस्कशन है. I'll come back later on that. But before that, थोड़ा सा और मैं आगे प्रोसीड कर लूं पहले. Yes. Come to this particular part, page 11. For your convenience or for your understanding, हमने क्या किया, exactly आर्टिकल 32 को इस जगह पर रिप्रोड्यूस किया, which is the extraordinary jurisdiction. और इसमें जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल 32 के जितने भी पार्ट है, क्लाउज 1, क्लाउज 2, क्लाउज 3, क्लाउज 4, इन सबको हमने एक सर्टेन पॉइंट्स में ब्रेक किया है. यू कैन सी हियर, दिस इज फ्रॉम हियर टू हियर इज द पॉइंट 1, हियर इज हियर, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3 एंड दिस इज पॉइंट 4. इन सारे पॉइंट्स को हटा दें यहां से, देन एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट है, विदाउट डिस्टर्बिंग एनी सिंगल वर्ड. दिस इज वर्बेटम रिप्रोड्यूस्ड फॉर यू, और ये पॉइंट दिया गया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. सो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट. दिस इज द एनालिसिस ऑफ आर्टिकल जो अभी हमने रीड आउट किया. अभी आप देखिए पार्ट 2, द सुप्रीम कोर्ट shall have power to issue or issue directions or orders or writs, including a writ in the nature of habeas. Even though आप इस पॉइंट वाइज यदि आप इसको फोकस करें तो आपको रटना याद हो जाएगा, यानी रटा जाएगा, समझ में आ जाएगा, दोनों बात एक साथ हो जाएगी. देखिए, इंक्लूडिंग अलग है, पावर टू इशू 3 पार्ट वो अलग है, डायरेक्शंस,
orders, directions or orders or writs, including in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari, whichever may be appropriate for the enforcement of fundamental right conferred by this part, without prejudice. Parliament may by law empower all or any of the powers conferred by this clause 2. The right is guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided by this constitution. So कुल मिलाकर के 13 पॉइंट्स में मैंने पूरे आर्टिकल 32 को ब्रेक किया है for your convenience, understanding, organization and arrange into the brain. Please make sure इस 13 में से कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, and especially for the first 7 points. ये हर हालत में ये डिफरेंट कलर से यहाँ पे मार्क किया हुआ है for the purpose of your memorization and otherwise it should not be. इस ऑर्डर में आप ध्यान रखेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि एक भी वर्ड यहाँ से मिस ना हो, क्योंकि हर एक वर्ड का इंटरप्रिटेशन फर्दर है और कोई भी वर्ड आपके आंसर के लिए कहीं भी कोई भी फ्रेज आपके आंसर के लिए सूट करेगा तो रिप्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ेगी, देन यू कैन डू दैट. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Now, usually High Court is empowered by Article 226. So this is back to back. I reproduce the Article 226, which is the even discussion as well as comparison. 226 says, आपने एक चीज तो नोटिस कर लिया होगा कि ये पूरे के पूरे आर्टिकल 32 जो मैंने यहाँ रिप्रोड्यूस किया है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट वर्बेटम विदाउट डिस्टर्बिंग एनीथिंग. मैंने सब पॉइंट पुट अप किए हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. सो यू कैन नाउ कन्विंस योरसेल्फ और इवन कंपेयर और कंफर्म दैट 226 is also verbatim reproduced here. Need not to go to the constitution to show this is the 226, but यदि आप चाहें तो मैं जा सकता हूँ. Do I go there और यहीं से अपना काम कर लें? No, sir. We can proceed from here itself. So the power of High Court. So पहले हमने क्या देखा, जरा सा कल हमने ऑर्डर की बात की थी, स्टेप की बात की थी, बच्चे वाली कहानी सुनाई थी, उसको मैं रिपीट कर दूँ और उसको यहाँ मैप करने की कोशिश कर रहा हूँ. So this is the steps. आर्टिकल 32 की बात करें, you are aware there are 13 points, but this 7 points are 7 steps. इंटरकनेक्ट करके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव शो होता है. कई बार सीढ़ी पे देखते हैं ना कि एक बार सीधा स्टेप से फिर थोड़ा रुकता है, फिर आगे टर्न करके एक और स्टेप्स लेता है. सो उस तरह से देखें तो यहाँ पे आर्टिकल को देखें तो आप ये देखेंगे कि फर्स्ट क्लाउज 1 इज डिवाइडेड इनटू द 4 स्टेप्स and clause 2 divided into the 3 steps, isn't it? So in 7 ingredients में आप पूरे आर्टिकल को in the same order एक झटके में अपने ब्रेन में सेट कर सकते हैं, which can be recalled at any point of time as and when you required, rather than memorizing the complete. Break into the steps और उस स्टेप्स के बेसिस पर आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं जो आपके लिए आसान होगा. नंबर 2, सेम थिंग we will also do into small steps for article 226 और यहाँ भी इसके 3-4 डिफरेंट पार्ट हैं, but for us the only important part is 226(1) and 226(2). बाकी की जब जरूरत पड़ेगा
हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. But here is the 2 and this is again divided into the 13 points. First is pointed into break into the 8 points, and our clause 2 is in rest 5 different parts, and complete collectively both included up to 13 points. And here is different color code is there. So जो black word में यहाँ पर mention है like this, to any person or authority or including or any government and or any other purposes. ये सारे जो ब्लैक पॉइंट्स पे हैं जो अभी हमने हाईलाइट किया, दिस इज द डिफरेंस विथ आर्टिकल 32. यानी ये पार्ट आर्टिकल 32 में नहीं है, जो आर्टिकल 32 को 226 को ब्रॉडर बनाता है कंपेयर टू आर्टिकल 32. Am I clear up to this point or not? And what is that? Notwithstanding anything in Article 32, every high court shall have power throughout the territories in relation to which it exercise jurisdiction. बाकी जो है वो डॉट डॉट कर दिया है. To issue to whom any persons or authority, including in appropriate cases any government within the territories of India, directions or orders or writ, including writ in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari, or any of them. The important thing for the enforcement of any of rights conferred by part 3. यहां तक तो ठीक है. एंड यानी उसके आगे भी कुछ है, और आगे है फॉर एनी अदर पर्पस. सी, रिट इन्फोर्समेंट ये स्टेट अंडर आर्टिकल 12 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन्फोर्स करो ये राइट को. बट हियर ये जो पार्ट है ना, फंडामेंटल राइट के आगे भी एक्सटेंड करता है. दैट इज फॉर एनी अदर पर्पस, एंड writ can be issued to any person or authority. 32 can't be issued for a person, right? So this is another extension available here. आप जरा देख लें. और another part is identically same. The power conferred by clause 1 to issue directions, orders or writ to any government, authority or person may be exercised by the High Court exercising jurisdiction in relation to the territories within which the cause of action, the point important is wholly or in part arose. कई बार हो सकता है कॉज ऑफ एक्शन दो हाई कोर्ट के टेरिटरी में भी इन पार्ट अरोज किया हुआ हो, तो किसी भी हाई कोर्ट के लिए हम अप्रोच कर सकते हैं. आई गेस I am sufficient clear to analyze these two parts. इसको बहुत ज्यादा एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है at this moment. Yes, sir. So इस पॉइंट को यदि हम थोड़ा सा और एलोबरेट करें, थोड़ा और आगे जाएं beyond the article, then there is a certain things which is the part 3 of the constitution having article 14 and 21
which available for all persons, including every citizen. Locus standi infringes citizens, state, individual person, companies, NGOs, etc. The carefully analyze the locus standi for the concerned parties under Article 32 to 26 and to 27 is extremely important and crucial. किसको पार्टी बनाना है, किसको नहीं बनाना है, ये बहुत बड़ा सवाल है. और किस आर्टिकल में कौन आएगा? This is concerned to locus standi. This is also incorporated into the document. मैंने आपको पॉइंट आउट किया है, ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग इसकी जरूरत पड़ेगी. Note, the difference between Article 32 and 226 may be classified on 5 points as under. Locus standi, number 1. Who can approach to which court? What is the meaning of appropriate proceedings? The nature of right infringed will decide by the appropriate forum. Against whom can approach to the court? Nature of power of the courts. Article 32 is guaranteed, but 226 is discretionary. And the jurisdiction. किस कोर्ट में आपको जाना है? So इन सारे पार्ट्स को आपको ध्यान देना है, फोकस करना है. Now, I attempted to resolve certain point. This is concerned to the meaning, nature, scope, comparison, and limitation of writs. Habeas corpus, ये 5 writs दोनों आर्टिकल में कॉमनली मेंशन किया हुआ है. So what is the meaning? अब जरा देखिए, एक छोटा छोटा पैराग्राफ हमने दिया है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं. The term habeas corpus is the Latin word which means to bring or present the body before the court. The writ of habeas corpus is the legal procedure which acts as a remedial measure for a person who is illegally detained. It is most important right available to a person detained unlawfully. और यहाँ पर इस रिट के लिए रिस जुडिकेटा अप्लाई नहीं करता. यानी कि 32 में आपने हैबियस कॉर्पस ले रखा है अंडर आर्टिकल 226. ऑफ कोर्स अगेन 32 के अंदर भी आप हैबियस कॉर्पस कॉल कर सकते हैं बाय डिस्क्लोजिंग दैट पार्ट कि हमने 32 में भी लिया था. ऐसा नहीं कि वहां एक बार ले लिया तो आप ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन दोबारा नहीं ले सकते. आप 136 भी ले सकते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द कोर्ट. अदरवाइज आप फ्रेश भी ले सकते हैं. रिस जुडिकेटा यहाँ अप्लाई नहीं करता और उस हाई कोर्ट में भी आप दोबारा ले सकते हैं. However, not other nature of writ. Mandamus means we command. It is issued by the court to direct a public authority. This is confirm direct to whom? The public authority to perform the legal duties, which ये basically in the context of 32 हमने develop किया है, but for the purpose of 226 it may be direct to not only the public authority, even the person perform the legal rights which it has not or refused to perform. It can be issued by a court against a public official, public corporation, tribunals, inferior court, or the government. The writ is issued by the court when any specific legal authority has failed to perform any duty, so the court commands him to perform the duty. So this is the meaning of mandamus. और वो ये है कि ये आपकी ड्यूटी थी, आपको परफॉर्म करना था, आपने नहीं किया, अब आप करें. ड्यूटी परफॉर्मेंस का मतलब है ड्यूटी कहीं ना कहीं कोडेड है, अंडरस्टूड है
और वो ड्यूटी का कमीशन और ओमिशन और एक्सटेंशन, मतलब उसके बियॉन्ड जाके काम करना या ड्यूटी परफॉर्म नहीं करना या कुछ एक्स्ट्रा कर देना, ये सारा कुछ मैंडेमस का हिस्सा है। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि सर यहाँ मैंडेमस होगा या क्या होगा। सो मैंडेमस की एग्जैक्ट मीनिंग है कि आप इन्फोर्स कराते हैं कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें। Quo warranto means the meaning of legal maxim is by what warrant, and it is only be issued against the government official where his position in the matter of holding an office. यदि किसी की अपॉइंटमेंट किसी भी ऑफिस में हुई है और वो अनलॉफुली हुई है, तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि बाय व्हाट वारंट, मतलब क्या लॉफुल राइट है आपको इस ऑफिस पे को होल्ड करने की। सो वी कैन क्वेश्चन द ऑफिशियल राइट एंड अकॉर्डिंगली थ्रू द कोर्ट, और यदि वो प्रूफ होता है तो उसको ऑफिस वैकेट कराया जाता है। जैसा कि अभी अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड एक अथॉरिटी को ऑफिस वैकेट करने के लिए कहा था, और वो केस हमने डिस्कस किया था एज ए एक्सटेंशन ऑफ दिस कॉल्ड ललिता कुमारी। पहली बार हमने डिस्कस किया था एक्सटेंशन ऑफ ललिता कुमारी, उस केस में ये ऑर्डर हुआ था। इट वाज जजमेंट पास्ड बाय जस्टिस दीपांकर दत्ता। मुझे लगता है 1-2 महीने के अंदर ही वो जजमेंट आया है। Now let us move to the prohibition. It is a command. See, prohibition and certiorari दो important part है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सब में डिफरेंसेस में क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू आर इन ट्रबल। प्रोहिबिशन और सर्सियोररी ये दोनों सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए है, ये अदर अथॉरिटी के लिए नहीं है। प्रोहिबिशन का मतलब है कि प्रोहिबिट करें, एंड ऑब्वियसली ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कोर्ट, यानी जब कोर्ट चल रही हो, नीचे के अंदर कोई भी मैटर चल रहा हो, सिविल हो क्रिमिनल हो, और आपको लगता है कि ये लॉफुली नहीं चल रहा है, आप हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं विद द रिवीजन ड्यूरिंग पेंडेंसी, और हाई कोर्ट से ऑर्डर लेते हैं कि उनको रोको, पहले लीगैलिटी चेक करके फिर वापस जाएंगे, आप कमांड दो, उसके बाद वो प्रोसीड करें। बट वंस द केस इज डिसाइडेड, तो उनको प्रोहिबिट करने का कोई मतलब नहीं, फाइनल आउटपुट आ चुका है। ऐसे कंडीशन में आपको दूसरा सर्सियोररी कॉल करना पड़ेगा। सर्सियोररी फॉर सेट असाइड the unlawful act done by the inferior court. Let me just go through it. Roughly मैंने आपको ये समझाया है, वो जरा देखिए। Prohibition, it is a command by the higher court that a lower court shall not exercise jurisdiction in a particular case. A writ of prohibition is issued by a court to prohibit the lower courts, tribunals or other quasi judicial authority. आप ध्यान दीजिएगा, this is not only the court but also the tribunals and also the other quasi judicial authority from doing something beyond their authority, beyond their authority. इसके लिए ये रेट है। सर्सियोररी के ऊपर अब हम जरा टर्न कर रहे हैं। सर्सियोररी, this writ empowers the High Court or the Supreme Court who can correct the decision which is given by the lower court. इन दोनों रिट में कोर्ट अवेलेबल है और ये दोनों रिट कोर्ट के अगेंस्ट ही जाता है, एंड दैट कोर्ट
में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट अंडर आर्टिकल 12, बट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर देयर। तो इसके करेक्शन के लिए जो डिसाइड ऑलरेडी हो चुका है, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड certiorari. Prohibition during pending and certiorari after disposal. The writ of certiorari is issued by the higher judicial bodies to the lower courts for quashing the decision in any matter जो पास हो चुका है, and when this order is issued, the matter is then handled by the high court, that is, it is transferred. This appellate jurisdiction वहां invoke होगा. Is there any question on that particular part? थोड़ा और मैं आगे प्रोसीड करता हूं, then we'll discuss it. सिमिलरली हमने एक डेडिकेटेड पार्ट यहाँ दिया है मैंडमस के लिए, प्रोहिबिशन के लिए, certiorari के लिए. सो इन सब के लिए पॉइंट वाइज ब्रेकअप है, जिसको कि आप जरा देखें. मैंडमस, this issues is only granted in situation where such legal authority has the power to perform, and by using the writ of mandamus he is obliged to act on such duties. The writ ensures that no one legal rights or fundamental rights are violated under the misconduct of any government official. Prohibition, it is the another form of higher court to a lower court, lower one, to seize hearing or prosecuting some matter outside its jurisdiction. It is issued to direct inactivity and thus differs from mandamus, which directs activity. This is the comparative study between mandamus and prohibition. It is used against the inferior court when they are about to make a decision that does not fall under its judicial ambit. Therefore, it keeps to check the functioning of the judicial bodies, and the issues of writ is done is in a unique case only. The following are the scope of the writ: when the subordinate court act more, that is out of their sovereign, or does not act as they should have, when they disobey the clause of the natural justice. The writ will be issued when court acts unlawfully or beyond its authority, when they violate fundamental rights. Same thing जो ऊपर है उसी को हमने elaborate किया. Certiorari is also there. The writ come into play when the questions of the constitutional validity arises, and it is issued by the Supreme Court or the High Court to quash the decision of the District Court. यानी ये हायर एंड लोअर की बात है, इसको जरा आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 226 and 32. कई बार आप ये देखेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसके ऊपर सेशन कोर्ट, but collectively these two are the subordinate to the high court. So session court, but session court is the appellate authority for the judicial magistrate. उनको ये पावर नहीं है, constitutional power उनको नहीं. So keep in mind it is only confined to the high court and supreme court. The writ of certiorari will be issued when any judicial body has acted beyond their jurisdiction, which is wasted upon them, acts without any authority, or is unable to act properly. It is also issued when judicial authority, देखिए, also when judicial authority, the part judicial word is specifically mentioned, act in violation of natural justice clause, the direction is given by the violating the right to be heard, and while practicing judiciary, they acted unethically.
Supervisory jurisdiction, it has a supervisory jurisdiction, which means that error related to the law can only be corrected, but error related to subordinate court findings cannot be corrected when the writ of certiorari is issued. कहने का मतलब है जुरिडिक्शनल पॉइंट को ही यहाँ एड्रेस किया जाएगा, ना कि लीगल पॉइंट। आपको सुना जाना चाहिए। सो certiorari एंड प्रोहिबिशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, बट एक कोर डिफरेंसेस है कि वन इज पेंडिंग एंड अनदर इज डिसाइडेड। Am I clear up to this point or not? Yes, sir. आगे थोड़ा सा और प्रोसीड करें तब आप यहाँ पर देखेंगे देयर आर सर्टेन रूल्स, सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑर्डर 38 की बात मैं कर रहा था, उस रूल के सर्टेन रिप्रोडक्शन है। देयर आर रूल 1 अगेन, रूल 1 क्लाउज सब क्लाउज 1 सब क्लाउज 2 एंड रूल 2। ये 10 पॉइंट्स यहाँ से पिक अप कीजिए, क्योंकि ये रूल 1 के ये तीनों क्लाउज आपको इंपॉर्टेंट है जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में मिल जाएंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखिए, क्योंकि यहीं से वो प्रोसीड करता है कि हमको क्या करना है। एवरी पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 of the constitution shall be in writing, the petition shall be in writing and shall be heard by a division court of not less than 5 judges, provided that condition is started from here, a petition does not arise a substantial question of law as the interpretation of constitution। यदि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तब 5 जजेस बेंच सुनेगी। और ये है या नहीं वो आप और आपका पिटिशन नहीं डिसाइड करेगा, इट विल डिसाइड बाय द बेंच इटसेल्फ। आप मूव कर दिए कि हाँ ये है ये है ये, दिस इज नॉट सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द 5 जजेस। If court are convinced, they will refer it for 5 judges bench. If they will find out is there any substantial question of law as the interpretation of constitution is there, it certainly move or transfer or referred to the constitution bench. सर माफ कीजिएगा सर। Yes. सर ये जो आपने अभी पढ़ा है डिवीजन बेंच है या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सर? सर आपने जरा ध्यान से यहाँ देखिए, डिवीजन बेंच ऊपर में सर, डिवीजन कोर्ट ऑफ नॉट लेस देन 5 जजेस, व्हाट डज इट मीन? So do we use the expression division or is it constitution bench? What is the meaning of division? 2 judges. Not exactly. More than 1. That is the division. All right. Okay, sir. All right. So 2, 3, 4, whatever it may be, division is coming from the concept ki opinion may be divided. ठीक है sir. Thank you so much. तो जहां more than 1 judges हो, 2 or more judges हो, it may be a division. It is called a division bench. Thank you, But यदि यूजुअली 2 बैठते ही हैं, एटलीस्ट 2 है, लेकिन जब वो बेंच 5 का हो या मोर देन 5 ऑड नंबर, दैट इज 5, 7, 9, 11, दीज आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। Thank you, और sir. हाई कोर्ट में यदि 3 जजेस बैठे तो उसको फुल जज कहते हैं, फुल जज बेंच कहते हैं। Thank you, sir. For the समटाइम्स मोर देन 2, 3 को हम लोग स्पेशल जज भी कहते हैं, स्पेशल जज बेंच भी कहते हैं, क्योंकि स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट टू डील समथिंग स्पेशल ऑब्जेक्टिव। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन महेश जी। Thank you, sir. Thank you so much. ये कंफ्यूजन को इरेज कर रहा है, क्लैरिटी ब्रेन में ला रहा है। दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट वी शुड डिस्कस, बट द पॉइंट इज दिस, हम लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं इस पार्ट को देख करके कि जो भी माने हम लोग उस पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं कि हमने पिटिशन में ये ले लिया, इसका मतलब इसको 5 बेंच में लग जाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं।
आपने पिटिशन में लिया और अप्रोच किया और कोर्ट जब कन्विंस है कि यस इट इज, तब वो रेफर कर देगी ऑटोमेटिकली आपको कॉन्स्टिट्यूशन, दे विल नॉट डिसाइड। थैंक यू सर। ठीक है, सो इट इज सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट सेंट्रिक क्लाउज rather than petition centric, और यू नो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा यहाँ पे, मे बी हर्ड एंड डिसाइडेड बाय अ डिवीजन बेंच, और यदि ऐसा नहीं है, इफ दिस इज नॉट, देन मे बी हर्ड and decided by, again the word is there, a division bench of 5 judges, and one more clause is there, ये पूछा भी जाता है, during may be singly, वेकेशन में जहां पर एक जज का बेंच बना हुआ हो तो वो भी आपको सुन सकते हैं, दैट राइट इज ऑल्सो देयर। ठीक है, ठीक है सर। सब्जेक्ट टू कंडीशन इज कि मैं फिर से मैं रिपीट कर दूं और क्लियरली कर दूं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का इश्यूज ना हो, मे बी अराइज इन लेटर, वैसे कंडीशन में आपको इट मे बी हर्ड बाय अ डिवीजन बेंच नॉट लेस देन 5 जजेस, एंड इन वेकेशन हो सकता है सिंगल बेंच, यानी डबल ट्रिपल कोर्ट कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच। एम आई क्लियर अप टू दिस पॉइंट? थैंक यू सर, थैंक यू सर, क्लियर। नाउ Sir, इसी sir, का, one thing, sir. Sir, one यस thing. Rule 1 of Order 38 also use the word division court when, as you have taken it, so there is no confusion. यस, Yes, sir. सो ऑल आईए, इवन इन द आईए भी यदि कोई, दिस इज टॉकिंग अबाउट अ पिटिशन, राइट, और रूल 1 के तहत ही पिटिशन जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर क्लियरली रिवील करता है एवरी पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी इन राइटिंग, शैल बी इन राइटिंग। नाउ अब मैं पिटिशन की बात नहीं करता हूं, अब मैं आईए की बात करता हूं, जो एग्जिस्टिंग कोई मैटर एग्जिस्ट कर रहा हो और उसके अंदर आइए पास करते हैं, चाहे वो अपील हो या फिर इवन आपका रिट हो और अदरवाइज, बट हियर इज कंसर्न टू द रिट, इसलिए रिट की बात करते हैं। रिट के अंदर यदि कोई आईए और मिसलेनियस एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं, मिसलेनियस एप्लीकेशन आफ्टर डिस्पोजल एंड interlocutory application before disposal during pendency. So all IA or miscellaneous connected with a petition under Article 32 of the Constitution may be heard and decided by a division bench of less than 5 judges and during vacation by a sitting judges singly, notwithstanding that in the petition a substantial question of law as the interpretation of Constitution arise. इसका मतलब क्लियर है कि नथिंग डिफरेंस बिटवीन रूल 1.1 एंड रूल 1.2, एक ही वर्ड को डिफरेंट टाइप से कहा जा रहा है। डिफरेंस इतना है कि फर्स्ट में फ्रेश पिटिशन है और दूसरे में यहाँ पर आईए और मिसलेनियस एप्लीकेशन को भी कवर किया गया। और सेम यदि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज करता है तो ये 5 सुनेंगे और 5 से ज्यादा, that is called the constitution bench, otherwise less than 5 or in vacation single one. Am I clear up to this point or not? यस सर। Now, अच्छा, rule 2 important part, no court fees shall be payable on a petition for habeas corpus or other petition under article 32 of the constitution arising out of criminal proceedings or in a proceeding connected with such petition. So क्रिमिनल में कोई कोर्ट फीस रिट में नहीं है। आगे देखिए, पीआईएल के लिए रूल 12 मेंशन किया हुआ है। अच्छा,
इसके बाद हमने एक सर्टेन थिंग्स जो रेट के बारे में बोला गया था, कुछ रिप्रोड्यूस किया था. यू कैन टेक इट एज पर योर ओन कन्वीनियंस. So what I did, I would like to revisit the thing 32. 32 के लिए हमने पेज 1 जो डेडिकेट किया था वो आपके सामने रिविजिट किया. पेज 2 आपके सामने रिविजिट किया. पेज 3 which is dedicated to PIL and Supreme Court rules, legal existence इसका यहीं पे दिखता है, और certain judgment and case law. So this is the PIL के rules हैं. Certain words written regarding 32 वो यहाँ पर आपको रिप्रोड्यूस किया हुआ एल चंद्र कुमार से भी जो हमने डिस्कस किया था. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वेस्टेड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज एन integral and essential feature of the constitution constituting part of inviolable basic feature. तो इसके अंदर 32 को बेसिक स्ट्रक्चर भी प्रॉपरली डिक्लेयर किया गया था. वेस्ट बंगाल वाला केस भी हमने डिस्कस किया था जिसमें ये लिखा हुआ था, the power of judicial review being an integral part and essential feature of the constitution constituting its basic feature, no act or parliament can exclude or curtail the power of constitutional court with regard to इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. ये सील कर दिया गया कि इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते. तो दो जजमेंट जो बेसिक फीचर के बारे में बोला गया है वो आपको एक जगह असेंबल करके दिया हमने. एंड देयर आफ्टर सो थिंग्स आर देयर, किस केस में कैसे कैसे हुआ. आफ्टर दैट आई कलेक्टेड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम 32 which was asked in previous 10 years. So this is the question. आप देखिए, आपको जरा देखिएगा तो इस जगह पर आपको रिसेंट ईयर्स पे जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये सुप्रीम कोर्ट रूल से यहां ध्यान दीजिए. अप्लाइड क्वेश्चंस आस्क्ड regarding meaning, nature, scope, limitation, comparison or various writs and comparison of article 32, 136, 227 application of the Supreme Court rules. So ये सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस को आप देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते. What is the meaning of the following terms? Habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari. ये 5 नंबर के क्वेश्चन, 5 रिट हैं, सबके ऊपर 1 मार्क्स अवॉर्डेड है. एक लाइन में आपको लिखना है और सिर्फ मीनिंग लिखना है, अदरवाइज मत लिखिएगा. आपको पता होना चाहिए मीनिंग क्या है, संजीवनी बूटी कौन है. यहां यदि आपने कंफ्यूज किया यानी स्कोप को मीनिंग बना दिया, यू विल लॉस मार्क्स. यहां मीनिंग पूछा गया है, स्कोप भी पूछा जा सकता है, लिमिटेशन भी पूछा जा सकता है. आप हर एक के स्कोप, लिमिटेशन, मीनिंग इसको समझिए और उसके अंतर को समझिए और जहां जो पूछा जाए वहां शूट कीजिए, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स. दैट्स द पॉइंट. अब आप देखिए, एक जगह पूछते हैं मीनिंग इन सब के बताइए, दूसरे जगह पर ये पूछते हैं जो कि 5 नंबर का था. अब यहाँ पर देखिए नेचर क्वेश्चन का कैसे बदलता है. राइट अ ब्रीफ नोट्स on the nature of cases in which each of the following writ can be sought from the Supreme Court. किस टाइप के केस में, और लंबा चौड़ा घुमाया गया, नेचर ऑफ केसेस इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी साउट. कहा यह जा रहा है कि यार इसी के बारे में बताओ ना, शॉर्ट नोट्स लिखो ना. और ये 10 नंबर का है और हर एक के लिए 2 मार्क्स अवॉर्डेड. यानी 3 मिनट, पहले वाले के लिए 1.5 मिनट. आप 1 मिनट में भी लिख सकते, 1 बुक. यहाँ एक पैराग्राफ से ज्यादा आप डेडिकेट कर ही नहीं सकते. 10 मिनट, 10 मार्क्स, 15 मिनट में आपको पूरा करना है. 3 मिनट में मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, सर्टियरी, ये 5 पार्ट है, 5 पे लिखना है. So you have to dedicate 1 paragraph or 1 line with 3 or 4 points. क्या लिखेंगे
वो पहले वाले में क्या लिखेंगे और दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, दैट द सेम थिंग ऑन द पॉइंट। अब आप देखिए अगले साल फिर से ये डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया इसी चीज को डिफरेंट तरीके से, व्हाट इज द डिफरेंस इन द स्कोप of power conferred on the Supreme Court and the other courts means High Court, which are competent to issue the aforesaid writs. Obviously, what is the meaning of that? Direct आपसे पूछा नहीं गया 226 and 32 के स्कोप के बीच के डिफरेंस को बताएं। हमने जो ऊपर अभी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा है, does this sufficient to answer this question? Yes, sir. मैंने बड़ा अर्ली ये सवाल पूछ लिया, मुझे लास्ट में पूछना। किसी भी तरीके का सवाल का जवाब आप उस सीट से फाइंड आउट कर सकते हैं जो पिछले 2-3 पेज में लिखा हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द डिफरेंस अ रिट ऑफ मैंडेमस एंड रिट ऑफ सर्सियोरिटी, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिट ऑफ हैवियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडेमस एंड रिट ऑफ वो वारंट। तो ये 8 नंबर का, ये पता नहीं कितने नंबर का था, मैंने शायद मेरी गलती है, मैं भूल गया, शायद 2, 3 या 5 नंबर का होगा। सो मार्क्स के ऊपर आपका आंसर डिपेंड करेगा कितना आपको फैलना है और क्या क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, और कितना टाइम अलाउ करता है। अगला देखिए, ये फिर से पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 226 and 227 of the Constitution? What is the difference between the scope of power, सिर्फ confined to the scope of power conferred by the Supreme Court under Article 32 and the power exercised by the High Court? What are the basic requisites for filing a writ petition under Article 32 of the Constitution of India as per Supreme Court Rules 13, sorry, 18 लिखा गया। How many copies of petition are required to be filed? This is specifically confined to the Supreme Court Rules Order 38, क्योंकि उसके अंदर ही आपको मिलेगा और मैं बताऊंगा नहीं, यू नीड टू फाइंड आउट। एग्जैक्ट क्वेश्चन के आंसर को मैं अवॉइड करूंगा, पॉइंट्स में बतला दूंगा, वहां मिलेगा, ये आप वहां पर डिस्कस करेंगे। और मैं अवॉइड करूंगा मींस स्ट्रिक्टली अवॉइड करूंगा, मुझे क्वेश्चन के आंसर नहीं करने, दैट्स योर जॉब। बट लिमिटेड टाइम में आपको कैसे परफॉर्म करना है, यू नीड टू डिसाइड। अदरवाइज मैं आपको, और मैं यहां दिखा दूं, व्हाट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स can be vacation judge sitting singly pass in a petition, Article 32 of the Constitution, involving a substantial question of law as the interpretation to the Constitution? Can the vacation judge sitting singly pass a final judgment in any such Article 32 petition? 2 नंबर के सवाल हैं, आपको 2 लाइन में बताना, एक लाइन में पहले सवाल का जवाब और दूसरे लाइन में दूसरे सवाल, या मैक्सिमम एक पैराग्राफ ऊपर और दूसरा पैराग्राफ। कितनी क्लियरिटी, जितना कम रखेंगे उतना ही आराम से आंसर होगा, जितना आप कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे उतना ही आप कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे अपने लिए भी, उनके लिए भी, और अल्टीमेटली यू विल लूज योर मार्क्स। प्रैक्टिस आपको यहां करना है। थोड़ा और आगे चलें, ये इस पार्ट में ये मार्क्स है, ये ईयर है, ये क्वेश्चन नंबर है, और ये पेपर है। कौन सा पेपर है? P फॉर पेपर, पेपर 1, क्वेश्चन नंबर 4, ईयर 2009, having 20 marks dedicated to this। 5 नंबर, यहां से यहां तक के लिए 5 नंबर आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें आपको मीनिंग बतलानी है। फिर यहां से यहां तक 10 नंबर देना है, जिसमें आपको ब्रीफ नेचर बताना है, और मैं मीनिंग और नेचर अलग अलग वर्ड यूज कर रहा हूँ, और यहां से यहां तक आपको रिट के बारे में स्कोप बतलाने हैं। अब थोड़ा और सा मैं इलैबोरेट करूं तो आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं, दिस इज द मीनिंग
This is very brief note as to the nature, and this is difference in the scope of power. ये आपको आपके सवाल के जवाब को, जैसे घोड़ा बग्गी में जब लगता है तो दोनों तरफ से यूं लगा दिया जाता है कि सीधा देखो, इधर उधर मत देखना, डाइवर्ट मत करना। जस्ट लाइक दैट आपको बोला जा रहा है कि आपको बताना है मीनिंग, नेचर, होप। आप उसको छोड़ के इधर उधर जाएंगे, अपना मार्क्स कटवाएंगे। एंड सो फोर्थ। ये चौथा पेज भी आपको यहाँ पर दिया गया है। दिस इज फॉर आर्टिकल ये सॉरी 32। अगेन आई एलिबरेटेड द इंटायर आर्टिकल 136। ये 136 के लिए है, ये 137 के लिए है, सेम पैटर्न पे। यहाँ रिप्रोडक्शन 139A ट्रांसफर के लिए, CPC 406, and again questions collected at one place from this particular part. This is सुप्रीम कोर्ट रूल्स से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक जगह पे कलेक्ट किया हुआ है। वन 129 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है और 145 रीड विथ, ये हमने एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस किए हैं। सो ये 2-3 आर्टिकल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ड्राफ्टिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमने ये सारे पॉइंट्स डेवलप किए हैं फॉर यू। एंड बिफोर दैट one more part is there which I need to discuss. Yes, आपने देखा कि मैंने 32 और 226 को रिप्रोड्यूस किया है। इस जगह पे आप देखें तो वेरी शॉर्ट नोट्स ऑल जुरिडिक्शन के साथ, ये देखिए, ये सारे स्टैट्यूट्स हैं जहां से अपील रूट होता है, उसके पर्टिकुलर सेक्शन है। दिस इज द सिविल appellate jurisdiction started from point 3, which is civil appeal under section 130 of the Custom Act, 35 of the Central Exercise Act, 23 of Consumer Protection Act 86. Now it is changed, आप उसको वो चेंज कर लीजिएगा। So these are 38 of the Advocate Act, 116 of the Representation of People Act, specifically appeal mention है। इतने सारे अपील हैं, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल। और नीचे इन डिटेल मैंने ये पूरे के पूरे सेक्शन को रिप्रोड्यूस किया हुआ है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आपको वो ट्राइब्यूनल के किताब को निकाल करके फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं, उसकी एनालिसिस नहीं की है, ब्रेकअप नहीं किया है, बट आपके लिए रिप्रोड्यूस किया है। एंड हियर इज दैट आल्सो। सेक्शन 35 of the Central Excise Act, section 116 of the Representation of People Act। इतने सारे किताब देखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे लिमिटेशन कितने हैं वो वहां पे डिसाइड किया हुआ है, 30 डेज। कौन सा सेक्शन क्या कहता है, एडवोकेट एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। तो कुल मिलाकर के ये 26 पेजेस हैं आपके, बहुत काम आने वाला है ऐसा मुझे लगता है। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। कोर्स डॉक्यूमेंट तो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। अभी मैं इसको अब बंद करता हूं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अभी मैं ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया हुआ है, अब ढूंढेंगे वहां मिल जाएगा। और इस फाइल का नाम है एनालिसिस अंडर ब्रैकेट जुरिडिक्शनल एनालिसिस। दिस इज द जुरिडिक्शनल एनालिसिस। कॉन्स्टिट्यूशन को भी मैं बंद करूं। अब मैं आ जाऊं स्पेशली 32 पर।
अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस 32 को 4 पेजेस में और 5 टेबल में हमने ब्रेक किया है। आप जरा देखिए, यहाँ पर इस टेबल को समझने में आपको मदद मिलेगी। वन इज द एनालिसिस। इस एनालिसिस में प्रोविजन, सोर्सेस जिसको आप बोलते हैं, ये कहाँ से आया? 32 की बात करें, I'll take just 5 minutes to cover it. First is Article 32 of the Constitution of India provides the right to move the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights. This is the provision. Text. The right to the move to the Supreme Court by the appropriate proceeding for the enforcement of right conferred by this part is guaranteed. Source. Borrowed from American Constitution writ jurisdiction, inspired by Dr. B.R. Ambedkar's vision to make a right enforceable, not just theoretical, objective, to provide a guaranteed mechanism for the enforcement of fundamental right, act as a guardian and protector of the fundamental right. क्योंकि ये नहीं होगा तो पूरी तरीके से डिमोलिश हो जाएगा. Meaning, it gives the citizen the power to directly approach the Supreme Court where the fundamental right is violated. The scope covers only fundamental rights applicable to citizen and non-citizen depending on the rights violated. Ambit. A source. Supreme Court can issue a writ, habeas corpus, mandamus, prohibition, cessation, quo warranto. Article 32 is itself a fundamental right. Limitation. Applies only for enforcement of fundamental right, not for the legal or statutory right. Can be suspended under Article 359 during emergency. Only 3 limitations are there. Constraints not applicable if alternative efficacious remedy exists in some cases. Supreme Court may deny hearing if no clear violation of fundamental right exists. Rule and writ, habeas corpus, mandamus, habeas corpus, release of unlawful detention, mandamus order, and so on and so forth. Enforcement. Supreme Court has original jurisdiction. High Court also enforce fundamental right. Wider scope under bracket. देखिए कितना शॉर्ट एंड स्वीट आंसर लिखा हुआ. इस तरीके से भी लिखें तो आप टू द पॉइंट पॉइंट आउट कर पाएंगे. सेंटेंस को सजाना, बढ़ाना, ये सब रिलेवेंट पार्ट है. तो यदि सिग्निफिकेंट पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, एक बार आप समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा. कॉल्ड सिग्निफिकेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. सिग्निफिकेंस, सो called the heart and soul of the constitution by Dr. Ambedkar, ensures rights are not just written but actionable. एल चंद्र कुमार के अंदर कोई आवाज आ रही. So this is the table. Can be suspended under 359 during national emergency for non-article 2021 rights. For non. एक्सेप्ट होना चाहिए ना सर यहाँ पे. एक्सेप्ट हाँ, आर्टिकल. दूसरा टेबल ये है कि 32 के की इंग्रेडिएंट्स, सोर्सेस, ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग, स्कोप. जैसे देखिए ऑब्जेक्टिव, guaranteed for fundamental rights, ensure the citizen can approach the Supreme Court directly when any of their fundamental rights are violated. Number one. Number two, speedy remedy, provide a fast, quickest remedy, grab executive and legislative access. आज नहीं सुनता ना, कल तो सुनेगा. वाला अग्रवाल है मैं सर. किरण वाला जी प्लीज म्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया. हाँ. Judicial review affirm the role of the Supreme Court as the ultimate guardian of the Constitution. तो ये 3 पॉइंट लिख करके भी आप सफिशिएंटली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. मीनिंग आर्टिकल 32 confers every person to
the right to move the Supreme Court by appropriate proceeding for the enforcement of fundamental। अब इतना लंबा जो लाइन लिखा हुआ है, इसमें से कोई भी पार्ट आप छोड़ दीजिए तो आपका इनकम्प्लीट होगा। मान लीजिए इट एम्पावर्स कोर्ट टू इशू अ रेट और ऑर्डर, अब इसमें से 2-3 छोड़ दीजिए, मार्क्स तो लूज करेंगे क्योंकि ये मिनिमम है। स्कोप की बात करें, हु एवरी पर्सन नॉट जस्ट सिटीजन कैन इन्वोक इट, बट enforcement for the fundamental rights 12 to 35 were only in this. So this is the elaboration. Another table, ambit is also there, limitation and constraint is also there, rule and procedure is also there. Rule and procedure important है, petition under article 32 directly to the SC registry with certified copy of the impugned judgment order and action। So ये थोड़ा सा आप जरा माइनस कर लीजिएगा क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इम्पुग्न जजमेंट ऑर्डर और एक्शन रिट में नहीं होता है, ये हटना है, इसको हटा दीजिएगा, कट कर दीजिएगा। नाउ रजिस्ट्री स्क्रूटनी, इनिशियली नोटिस इशू रिस्पोंडेंट, रिट इशूज, ये सारे दिए हुए प्रोसीजर। रेमेडीज, ये सारे रेमेडीज हैं कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन केशवानंदा भारती में क्या 32 के बारे में बोला गया, मिनर्वा मिल्स में 32 के बारे में क्या बोला गया, बंधुआ मुक्ति मोर्चा में क्या बोला गया, तीनों लैंडमार्क जजमेंट। अब आइए तीसरे टेबल पे। तीसरा टेबल मैंने आपके लिए डेवलप किया है इस कॉन्टेक्स्ट में कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन 32 to 26 एंड 227। उसको कई हेड में हमने ब्रेक किया है। देखिए ये जो है ना 32 to 26, 27, ये पार्ट या ये पार्ट, कोई भी एक पार्ट ले लीजिए, इस पार्ट को आपको लिखना है तो आप लिखेंगे 226 की ऑब्जेक्टिव क्या है ना। तो इस तरीके से इस टेबल को यदि आप ग्राफ्स कर लेते हैं तो बहुत सारे सवाल का जवाब आप फटाक से लिख देंगे। यदि 226 का नेचर एंड पावर पूछा जाता है तो ये चीज लिखना है, इसकी मीनिंग पूछनी है तो यहाँ लिखना है, 227 के लिए पूछना है तो ये चीज लिखना है। तो ये टेबल बड़ा हेल्पफुल होता है एक बुलेट पॉइंट्स डेवलप करने में, और पैराग्राफ बनाने में भी आप बना लेंगे। तो दीज आर द पॉइंट्स, सोर्सेस, अथॉरिटी, हु कैन फाइल, ऑब्जेक्टिव, नेचर, मीनिंग, स्कोप, एम्बेड, लिमिटेशन, कंस्ट्रेंट्स, अपील्स, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, रूल एप्लीकेबल, फेमस केस लॉ एंड टाइप्स ऑफ रिट्स अवेलेबल। तो ये सारे चीजें की एक डिफरेंट टेबल है बट इन द कंपैरेटिव फॉर्म। दिस इज द टेबल 3। नाउ आई वुड लाइक टू गो टू द टेबल 4 which is talking about just comparison of the types of writ which is 32 and 226 में है, मीनिंग और उसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड की लिमिटेशन फॉर हैबियस कॉर्पस, फॉर मैंडेमस, फॉर सेसियरिटी, फॉर प्रोहिबिशन, फॉर को वारंटो। Again, the third important part is the difference between 32, 226 and 227, which is here. And done for the day. Thank you so much. So 32 is completely done at my end, except Supreme Court rules. And I believe जितने भी क्वेश्चंस होंगे इससे ज्यादा माने वो इस सब में कवर होंगे सारे आंसर्स, चाहे वो 1 नंबर के हो, 2 नंबर के हो, 20 नंबर के हो, 40 नंबर के हो, इसी के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आप सारे सवाल का जवाब ढूंढेंगे। Am I right or wrong? Right, sir. Yes, sir. Very right, sir. Very Sir, yesterday I was thirsted for such a Amrita, sir. Sir. Thank you, so kind of you, sir. सर अंबुज सर, एक चीज मैं आपको I बताऊं, salute you, sir. बहुत मेहनत करके आप हम लोगों के लिए, पर बहुत दया है आपकी। थोड़ा और सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो फ्रस्ट्रेशन आप जो बोल रहे हैं या मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, हाउ टू डील विद दिस, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। दिस इज एग्जैक्टली इंग्रेडिएंट जो आपको एग्जामिनेशन के समय में कोलैप्स कराएगा, समझे? मीनिंग देयर बाय द फ्रस्ट्रेशन और इवन द एंजाइटी, ये सिर्फ और सिर्फ आपका कंट्रोल आपके ऊपर से हटाएगा।
this message for all of you, and we need to first of all address them. अब इमेजिन कीजिए कि एग्जामिनेशन के एक दिन पहले आपकी बहुत वोमिटिंग एंड लूज मोशन शुरू हो जाए किसी की, बॉडी पे ही कंट्रोल खत्म हो जाएगा. हाउ दे विल अपीयर इनटू द एग्जाम? एंड इफ वी आर केयरलेस ऑन द पॉइंट ऑफ एग्जाम, गर्मी का पीक पॉइंट होता है, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो बीमार पड़ने की संभावना बढ़ेगी. सो इसको टेकन केयर करना बहुत जरूरी है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना सर. आपकी तबीयत यदि मान लीजिए मेरी खराब हो जाए एग्जामिनेशन से पहले, तो क्या कर सकते हैं? इवन दो आई हैव एन एग्जाम्पल, आई एम सल्यूट टू द लेडी जिसके पैर थंब में फ्रैक्चर था बाय द वे ऑफ एक्सीडेंट. शी वाज प्लान नहीं अपीयर होंगी. वी डिस्कस, शी डेवलप्ड कॉन्फिडेंस, अपीयर्ड एंड क्लियर्ड. नाउ शी इज एन एवर. लास्ट टाइम की बात है, बहुत रिसेंट है, बहुत ज्यादा दूर कहानी नहीं है. तो सिलेबस के अंदर आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो, हर तरीके से याद किए हो, सब कुछ क्लियर हो, और आपकी तबीयत जब बिगड़ेगी, यू आर हेल्पलेस. आप उस समय आपके पास ये मौका नहीं रहेगा. और मेरा बिलीव है, स्ट्रॉन्ग मानना है, तबीयत तभी बिगड़ती है जब हम उसके बॉडी के इंडिकेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और उसके अगेंस्ट जाते. ये ऑल ऑफ सडन नहीं बिगड़ती. मैं हेल्थ की बात कर रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. मेरा आइडिया कन्वे करने का है मेंटल हेल्थ विच इज नॉट विजिबल. आपकी एंजाइटी जो है ना, वो आपका कंट्रोल आपके ऊपर से हटाता है, और इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है. कितना भी आप प्रिपेयर रहें, लेकिन ये वो सारे कंडीशंस हैं जो कि आपके डिसीजन को अल्टर करेंगे, आपके डिटर्मिनेशन को इनक्रोच करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को लूज करेंगे, एंजाइटी बढ़ाएंगे, और आपके हार्ट बीट को बढ़ाएंगे. उस पर कंट्रोल करना जरूरी है, और उसको एड्रेस किए बिना रिस्क एनी टाइम एक्सट्रीम पॉइंट पर. So as a mentor, not as a teacher, I am not a teacher here. I am just a mentor. माने आप सब लोगों को जहां जहां टीचिंग करने की मेरी औकात नहीं है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन और आप जैसे सीनियर लॉयर को, मैं तो सिर्फ मेंटर कर सकता हूं कि जहां जहां मेरी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको मैं असिस्ट करूं. लीड आपको ही लेना है, और आपको अपने ब्रेन पे कंट्रोल रखना है, ऑन द स्पॉट डिसाइड करना है. क्योंकि जब आप फील्ड में उतरेंगे ना, तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर में कोई फाइटर लेकर के पाकिस्तान के टेरिटरी में एंटर करता है, तो क्या क्या सरप्राइजेस उसको मिल सकते हैं, वी कैन गेस, बट ही हैज टू फेस. एंड यू आर दोज पीपल हु हैव टू सिट इनटू द एग्जाम. और एग्जामिनेशन के समय में, चूंकि ये एग्जाम की दो डिफरेंट लेयर है, 60% मार्किंग है, एक मिस्टेक आपको एग्जाम से आउट कराने के लिए काफी है, पोटेंशियल रखता है. इसलिए किसी भी लेयर में, आइदर ऑन द पॉइंट ऑफ कंटेंट और एट द पॉइंट ऑफ योर ओन थिंकिंग लेवल और योर ओन कंट्रोल ओवर यू, और बिफोर द हेल्थ और क्लाइमेट कंडीशन, किसी भी कंडीशन पे हम ये नहीं चाहते कि वो रिस्क आपके साथ मल्टीप्लाई करे. एंड दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स and discussed yesterday. Otherwise, all the preparation may collapse. So what I am doing, I am identifying all the potential risk which is coming from you people only, and the only thing that I am addressing. मेरा फोकस एकदम क्रिस्टल क्लियर है. कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कैजुअलिटी ज्यादा हो जाए एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के, या उस समय में जब पैनिकनेस हो. आप एक बच्चे को सपोज कीजिए, मेरा बेटा अभी चींटी मारने से भी डरता है, इसको मैं एनडीए में भेज दूं, पूरी ट्रेनिंग ले ले आर्टिफिशियली ऑन तख्ता पे या पुतला पे, और जब इंसान को शूट करने की बारी आएगी, जो टेररिस्ट होगा, और इसके हाथ कांपने लग जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल है ना सर. तो मेंटल प्रिपरेशन भी रिक्वायर्ड है ना सर.
हम लोग यहाँ मजाक करने के लिए नहीं बैठे हैं, वर्ल्ड क्लास परफॉर्म करने के लिए बैठे हैं एट द एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रोफेशनल होना पड़ेगा और हर सारे परेशानी को, हर जितनी छोटी सी छोटी चीज को हम एड्रेस करके उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, उतना ही हमारा मिशन वर्ल्ड क्लास होगा और यूनिक होगा। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। और ये करेक्शन प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, इस एग्जाम तक रुकना नहीं है, हर केस में आपको ये फेस करना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी हमारे फील्ड में बहुत ज्यादा है। इवन आप केस अच्छा हो, फाइल कर दीजिए, कोर्ट के सामने आया, उस समय आपके हार्ट बीट बहुत बढ़ती है, मेरी भी बढ़ती है, इंदु मैम की भी बढ़ती है जब मैटर कोर्ट के सामने लगता है। नोटिस होने के बाद एक रिलैक्स होता है, हर डेट पे लगता है पता नहीं क्या होगा। तो अनसर्टेनिटी को डील करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल हो, अपनी एंजाइटी पे। नहीं तो कोर्ट से आप लड़ेंगे, कोर्ट से आर्बिट्रेरली डिस्टर्ब करेंगे, कोर्ट आपके ऊपर रिएक्ट करेगी, कंटेम्प्ट वाली बातें होती है। वो हमारा एक पूरा का पूरा पेपर है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को कैसे डिस्टर्ब नहीं किया जाए। और जितने भी डिस्टर्बेंस के एग्जाम्पल आपको दिखेंगे, सब में लगेगा कि अरे ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम था। एक आदमी लॉयर बन गया और लॉयर बनने के बाद वो कहता है कि मैं डॉक्टर भी बनूंगा और लॉयर भी, दिन में मैं वकालत करूंगा, रात में अपने घर में डॉक्टरी करूंगा। अब एक लॉयर है, वो लॉयर भी है और उसके पास सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं है और वो कहता है कि मैं रिक्शा भी चलाऊंगा, बताओ तुमको कोई आपत्ति है? कोर्ट कहती है कि नहीं, आप रिक्शा ही चला लो, आप डॉक्टरी ही कर लो, ये प्रोफेशन वैसा नहीं, इसकी एक अलग डिग्निटी है और उसको मिसकंडक्ट डिक्लेयर करती है। So genuineness is the different thing. The dignity of this profession is again having on different pedestal. Novelty comes through your thought process only. So वहां पे control बहुत जरूरी है. How to deal your own emotion. That's what we discussed yesterday. And I guess it was effective. यस सर, एक छोटी क्वेरी थी सर। हाँ प्लीज। सर जैसे आपने सर हेबियस कॉर्पस में रेस जुडिकाटा का प्रोविजन बताया था कि बार नहीं है, वी कैन री अप्रोच द हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। सर ये जो सर लास्ट में जो सर्जरी है और प्रोहिबिशन है, इसमें सर जो मतलब हम जैसे इसमें दो रेमेडीज हैं, आइदर वी गो टू हाई कोर्ट और टू सुप्रीम कोर्ट। तो सर हाई कोर्ट अगर सर बाय चांस जैसे डिसमिस कर देती है या हाई कोर्ट उसके ऊपर पेंडेंसी रखती है, हम वाइदर वी कैन सिमुलेटेनियसली मूव टू सुप्रीम कोर्ट एज वेल। Habeas corpus में we can, otherwise not. ओके, सर्जरी इज कन्फाइंड टू पर्टिकुलर। Yes. उसके बाद आप वहां डिसमिसल के बाद ही अप्रोच करें या फिर इंटरिम के अगेंस्ट करें और उसके बाद 136 रेमेडी आपके पास बचता है, 32 इज लॉस्ट। लोग क्या करते हैं वो सुनिए। This is the new trends evolved and court is little bit disturbed with that. सबसे पहले 32 फाइल करेंगे और उसको विड्रॉ करेंगे। विड्रॉल मतलब ये है कि मेरिट पे सुना नहीं गया और उसके साथ एक और लाइन कोर्ट से लेंगे, लिबर्टी टू डॉट डॉट डॉट। मतलब आप एक बार फाइल करके विड्रॉ किया, फिर वापस वहां जाएंगे, हो गया ना 2 बार। या वहां भी फाइल करके आप विड्रॉ कर लीजिए। द मैसेज इज वेरी क्लियर कि कई बार वो हाई कोर्ट को ये समझाना चाहते हैं कि लोग डू नीडफुल फेयरली, अदरवाइज आई विल अगेन अप्रोच टू द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मोस्ट ऑफ द केसेस इज नॉट गोइंग देयर, बट समवेयर इट एक मैसेज जाता है कि अच्छा ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, सो बी केयरफुल बिफोर डूइंग एनीथिंग आर्बिट्ररी। Sir, I have Sometimes it is strategic, sometimes it is fooling to the client also. Sometimes बहुत अलग चीजें होती। one question, sir. दूसरा डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं करा, एक ही डॉक्यूमेंट डबल करा। हाँ जी सर। कई बार कोर्ट आपको भेज देगी, जैसे हमारे केस में किया था, मध्य प्रदेश का एक केस था डिमोलिशन के लिए, वहां पर बुलडोजर खड़ा था और हमने रिट फाइल किया था और वो भी हाई कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट, वो डिमोलिशन के लिए वहां पर था।
और रिट में कोर्ट ने इंटरटेन नहीं किया, बोला कि वापस हाई कोर्ट। इट इज ऑल्सो हैपनिंग। इंदु मैम, डिड यू रिमेम्बर दैट केस? लालाराम, लालाराम, यस। आपने दूसरा वाला डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड किया अभी? जो मैम वो constitution- ऑलरेडी अपलोडेड है। नहीं सर नहीं, एक मैंने- रिक्वेस्ट है सर. Yes, It's a sir. it's a एक ही brilliant तरह। document. If you could again share it, it will really help us to avoid the searching part. महेश जी, सर वो मैं आपको मैं फिर से मैं बताऊंगा, दिस इज दैट व्हाई यू आर टेस्टिंग माय पेशेंस। मोर देन 20 times I said, Okay, sir. All right, sir. We'll search for it. we can find it. We'll do it. already I pushed into the group, ठीक है, sir. already into the group today morning. Okay, thank you, sir. Thank you. आपने आज देखना आपने नहीं दो- request कर दिया, at आपने- least have a look on the group. आपने 2 डॉक्यूमेंट डाले हैं, सेम है वो, आप एक बार चेक कर लो। आप दूसरा वाला डॉक्यूमेंट, आपने एक डॉक्यूमेंट जो डाला है एनालिसिस ऑफ वो जो 32, फिर दोबारा डाला है एनालिसिस ऑफ 32। Exactly. क्वेश्चन पेपर नहीं अब है, देखिए, क्वेश्चन कल अजय जी ने डेमोन्स्ट्रेट किया था, ये पिछले साल हमने शेयर कर लिया था, पिछले साल ये डॉक्यूमेंट शेयर किया था, बट स्टिल राइट नाउ आई एम पुशिंग दैट डॉक्यूमेंट। एक ग्रुप पे हम वो डालते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा मत डालिए प्लीज, लेट देम गो एंड सर्च। मैंने फाइल नेम इसीलिए बताया कि हाँ, कल अजय जी ने इलैबोरेट करके ग्रुप में बतलाया है, वहां उन्होंने देखा है। आप जरा जाइए ग्रुप में, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी सी वी आर नॉट हियर टू एक्सचेंज दिस एंड दैट। ये बहुत सारे एनर्जी लूज करता है, बहुत सारा टाइम बर्बाद करता है। तो थिंग्स आर ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड एट वो है सर ड्राइव में, अभी मैंने देखा वो ड्राइव में है। ड्राइव एक क्वेरी एवरीवन इज एक्सेसिबल। 16 लगा कि वो है 4-5वें नंबर पे जुरिसडिक्शन एनालिसिस। और यू नो, एक ही चीज को बार बार रिपीट करने से बहुत सारा डॉक्यूमेंट एक्यूमुलेट होगा और इस मोमेंट पे कंफ्यूजन होगा। ठीक है, कोई बात। तो बेटर ये है, मैंने इसीलिए अजय जी को कहा कि सब कुछ को डिलीट करो और एक ही जगह पर एक ही चीज डाल के छोड़ दो, मिनिमम होगा। जो अभी जा रहा है वो डलाता जाएगा, दैट्स इट। पिछला वाला। और एक और ऑप्शन है, अजय जी ने जो डॉक्यूमेंट किया हुआ है, गूगल ड्राइव में जाए, पूरी की पूरी फोल्डर आप वन गो डाउनलोड कर सकते हैं। ट्राई टू डू दैट। आप लोग इतने मतलब एडवांस हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हैं, आप ही के साथ आप ही के एग्जाम के प्रिपेयर करने वाले बहुत ऐसे फेलोज हैं जो सिर्फ मोबाइल पे देखते हैं, ढूंढते हैं और पता करते हैं। और मैं वहां उनके सामने, मतलब जब मैं कॉरिडोर में वॉक करता हूँ और कई लोग पूछते हैं कि सर ये बताइए कैसे होगा, सर आपका लैपटॉप, सर मेरे पास लैपटॉप है नहीं है। मैं स्पेसिफिकली पूछता हूँ लैपटॉप है नहीं है। बहुत लोगों के पास टैब है लाख रुपए की जो मेरे पास नहीं है, लेकिन वो भी कोशिश करते हैं। सोचिए उनके साथ प्रॉब्लम कितना हो। इफ यू विल फाइंड आउट, थोड़ा कोशिश करें, आपको मिलेगा। मैं ये चाहता हूं कि एवरीवन, आप सब अपनी अपनी कोशिशें करें, ऐसा ना हो कि एवरीवन विल आस्क। सर एक क्वेरी था मेरा भी सर, सॉरी टू इंटरप्ट। थोड़ा एक्चुअली 7:30 के पहले से थोड़ा टाइम लिमिट है, इसलिए आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि सर कि कोई रिट पिटीशन या पीआईएल हमने फाइल किया है एंड इट हैड सम कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस, ए क्वेश्चन ऑफ लॉ। वो 5 जजेस की बेंच में जा चुका है। नाउ 5 जजेस बेंच उसमें ऑर्डर पास करती है, द जजमेंट इज पास। नाउ वी वांट टू चैलेंज दैट जजमेंट, so do we go before the Supreme Court again back into the SLP, and that SLP goes before 2 judges bench, or it is reconstituted, or what is the criteria sir? रिव्यू होगा सर। तो सर एक बात बताइए, थोड़ा सा जरा बताइए हरवर्धन जी, जो पहले अपना वीडियो ऑन कीजिए सर। जी कैन वी डू दैट? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज हम कर सकते हैं, और कहाँ? इट्स ओनली ऑप्शन इज द रिव्यू एंड क्यूरेटिव। ये प्रोसेस
एंडलेस प्रोसेस नहीं है सर, ये कहीं ना कहीं एंड होगा ना सर, एंड सुप्रीम कोर्ट इज द एंड। नहीं, आप अनम्यूट करें फर्स्ट सर अपने आप को। सर कोई अभी जो आपने शेयर किया है डॉक्यूमेंट, उसमें अपील में आपने मेंशन किया हुआ है कि द for challenging and for appeal we have to go to SLP under 136 under article So 32. SLP or challenging of which court order? Supreme Court order itself can't be challenged. If the order is passed by the High Court, then you can come here. नहीं सर, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के कोई एक जजमेंट है, उसको मुझे चैलेंज करना है अंडर रिट पिटीशन, उसमें You कोई ऑर्डर cannot, पास हुआ। any order of the Supreme Court you cannot challenge. ये देखिए सुप्रीम So what कोर्ट is the के remedy द्वारा available कोई then? भी नो रेमेडी अवेलेबल आफ्टर दैट, दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट सर, लास्ट रिजॉर्ट ऑफ लिटिगेशन। नहीं, एसएलपी में तो जैसे सर हमारे पास में रिव्यू है, क्यूरेटिव है, रिट पिटीशन में क्या प्रोविजन है सर? ऑफ कोर्स देयर इज अ रिव्यू एंड क्यूरेटिव। इन रिव्यू एंड क्यूरेटिव इज नॉट कन्फाइंड टू द एसएलपी। ओके, दिस इज नॉट कन्फाइंड टू द एसएलपी ओनली। सर आपने अभी जो एनी शेयर किया है प्रोसीडिंग, डॉक्यूमेंट, उसमें एसएलपी लिखा हुआ है सर। कहाँ पे अभी जो आपने एसएलपी? डॉक्यूमेंट शेयर किया लेकर अच्छा एक चीज और मैं अनाउंस कर दूं, जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किए हैं, इट मस्ट हैव सर्टेन एरर समवेयर, यू हैव टू फाइंड आउट एंड रिमूव इट, क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग्स हूं। तो अब आप उसको चेक कीजिए। नंबर 1, उसको मतलब एज ए लॉ एंड अथॉरिटी मत लीजिए, सोर्स के साथ वेरीफाई कीजिए। नंबर 2, इफ आई रिटन देयर एसएलपी, द वर्ड इज एसएलपी ओनली, और कौन सा लाइन है जरा मैं देखूंगा, वो जो टेबल वाला जो डॉक्यूमेंट था उसमें आया है। जी सर, मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ। प्लीज जरा दीजिए, मैं जरा देखूं। आर्ग्यू कर रहा था सर जस्टिस बेला त्रिवेदी की कोर्ट में। यस, मुझसे जस्ट पहले एक साहब आए हुए थे, आर्ग्यू कर रहे थे। ही हैड फाइल्ड अ रिट पिटीशन आफ्टर डिसमिसल ऑफ एसएलपी। नहीं, हर्षवर्धन जी, मैंने जी देख सर, लिया, इट इज पेज नंबर 3 में है सर। इट इज वेरी सीरियस एरर, इट कैन नॉट बी, पेज नंबर 3 में है इट्स अ सर। सीरियस एरर एंड मिस्टेक रिफ्लेक्टेड बाय चैट जीपीटी, क्योंकि हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि उसके थ्रू हमने लिया है फॉर योर कन्वीनियंस। यस, इट इज एरर, एंड सीरियस एरर। सर वन क्वेश्चन, सर वहां वन पर क्वेश्चन। NA लिखना होगा, मैं आपको करेक्ट करके दूंगा। और प्लीज आप लोग चेक कीजिए ताकि इसको मैं वापस वेरीफाई करके दूं। जहां जहां डाउट है आप कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग आउट दिस एरर, सीरियस एरर। एक No, no, जगह sir. मैंने भी अभी Sir, फाइंड आउट किया था। sir, I have one question. प्लीज Sir, for example, now I'm filing a civil petition. That civil petition is disposed. Then I can file an SLP or I can file any other petition. वेयर हैव यू फाइल्ड दैट सिविल पिटिशन? The civil petition in Supreme Court. Once this is disposed and you are aggrieved with that, any petition filed before the Supreme Court and it is disposed, the only option is you have to move for a review and then curative and the end. No, some people are withdrawing and again filing. What is the difference between? Withdrawing and again filing here only. Yes. After withdrawal and court is allowing, registry is allowing. Heavy cost imposed. It is possible there would be imposed a very heavy cost. Once you withdrawn, you cannot file in this court just same as it is. You are withdrawing for certain reason, withdrawing to file, go to the High Court or other remedies available. I am not aware about that कि इस तरीके की भी प्रैक्टिस हो रही है और रजिस्ट्री अलाउ कर रही है। No, but it is not an same petition, but the अलग change करेंगे, again they are filing दूसरा with the Have you grounds heard then about back. that one matter once Supreme Court imposed a cost and invoked contempt proceeding against an EOR
by Justice Vela Trivedi. हाँ जी ये What was the matter? It is a similar kind of matter. similar matter. It is a Yes, contemptuous act. yes. Unethical act at the end of lawyer. Same lawyer. So you are talking about that line. Yes, such kind of things happening. That's why I'm just That's what. If this is happening, then court impose the things. So मैं अभी जरा लीव करूंगा. Please allow me to leave. Please, sir. Yes, Thank you, sir. Have a great day. Thank you, sir. Have a great day. Thank you so much. Thank you, sir. Good day.